दिनकर छायावादोत्तर काल के ही एक बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। अपनी राष्ट्रवादी और ओजस्वी कविताओं के लिए दिनकर बार बार याद किए जाते हैं। बल्कि ठीक से कहें तो वे ऐसे पहले कवि हैं जिनकी वीरता और ओज की कविताएं बेहद लोकप्रिय हुईं। उसके पहले भी हुई थी, लेकिन इस मात्रा में लोकप्रियता दिनकर को ही हासिल हुई। मैथिली शरण गुप्त के बाद उन्हें राष्ट्र कवि जैसे पद से भी विभूषित किया गया। कहा गया कि ये राष्ट्र कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त और दिनकर। तो ये एक बड़ा सम्मान होता है किसी कवि के लिए कि आपको राष्ट्र कवि कहा जाए। आपके भीतर की चेतना को देखते हुए, आपकी रचनाशीलता को देखते हुए ही कोई यह उपाधि देता है। दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और पहला जो कविता संग्रह है वो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यानी कि 20 वर्ष की उम्र में दिनकर का पहला संग्रह विजय संदेश प्रकाशित हुआ था। साहित्य के इतिहास की भाषा में कहें तो प्रगतिवाद के कवि हैं दिनकर, लेकिन उनका समय जो इतिहास में प्रगतिवाद का समय है सिर्फ उतना ही नहीं है। दिनकर बहुत बाद तक लिखते रहे। करीब 50 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने लेखन किया, लगातार लिखा। उर्वशी जैसा महाकाव्य लिखा, रश्मिरथी जैसा खंड काव्य लिखा, कुरुक्षेत्र लिखा, मुक्तक कविताएं लिखी और बेहद लोकप्रियता और प्रतिष्ठा हासिल की। प्रगतिवाद में ऐसी बहुत सारी कविताएं मिलेंगी जिसमें सीधे उद्बोधन किया गया है, जिसमें सीधी आपको लगेगा कि सीधे आप ही से कवि बात कर रहा है। एक ऐसा भावबोध जो आपको सर्वत्र दिखाई देगा कि माँ का आंचल है फटा हुआ, इन दो टुकड़ों को सीना है, देखें देता है कौन लहू, दे सकता कौन पसीना है। यानी कि दोनों तरफ बात कर रहे हैं दिनकर। पसीना यानी किसान जो श्रम कर रहा है, जो लोग पसीना बहा रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, और एक तरफ वे लोग जो देश की रक्षा के लिए लहू बहा रहे हैं, रक्त बहा रहे हैं। सम्मान दोनों का, यानी कि इकहरा भाव नहीं है प्रगतिवाद की कविता में। इस पर विचार करना चाहिए। स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे ये कुलाते हैं, माँ की छाती से ठिठुर ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये जो पूरा भावबोध है राष्ट्र को लेकर, राष्ट्रीय चिंताओं को लेकर के, राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर के, जो संकट आ रहे थे उसको लेकर के दिनकर ने बहुत सारी कविताएं लिखी। दिनकर की कविताओं पर जब यह विचार करें तो याद रखें कि ये एक रचना का एक कालखंड वह है जो गुलामी के समय में लिखा गया, यानी कि जब हम उपनिवेशवाद के समय में थे, जब अभी अंग्रेज यहां पर थे। दूसरा चरण 1947 के बाद का है, लेकिन तेवर नहीं बदला दिनकर ने। 1947 के बाद भी वे लगातार उसी तेवर की कविताएं लिखते रहे। चीन युद्ध के बाद जो उनकी कविताएं आई उसमें राष्ट्र प्रेम उसी तरह दिखाई देता है लगातार। मतलब यानी कि ऐसा नहीं था कि एक कालखंड बीत गया तो कवि का वह चरित्र बीत गया। दिनकर ने लगातार अपने उस कवि चरित्र को बनाए रखा जो उनकी आरंभिक पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर मिथकीय रचनाएं भी लिखी, उर्वशी लिखा, रश्मिरथी लिखा। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। राष्ट्रवादी कविताओं पर जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले हमें मैथिली शरण गुप्त याद आते हैं, भारत भारती की कविताएं याद आती हैं। यानी कि भारत भारती हिंदी में वह पहला काव्य संग्रह है जो इस कदर लोकप्रिय हुआ कि देश के गांव-गांव में लोगों को उसके छंद याद हो गए थे। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, इस तरह की पंक्तियां लोगों के मतलब एकदम कंठस्थ थी लोगों को। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा चरण है वो दिनकर के वहां आता है, जब वो लोगों के दुख को भी देखते हैं, यानी कि आम जनता का दुख भी और अंग्रेजों का अत्याचार भी।
भारत मां का भी दुख, और जो तमाम माताएं घरों में सामंतवाद से भी शोषित हो रही थीं, उन माताओं का भी दुख दिनकर ने देखा। यानी कि राष्ट्रवादी कविताओं के हिसाब से भी देखें तो यह मैथिली शरण गुप्त के बाद अगला चरण है, विकसित चरण है। यानी कि सिर्फ दिनकर गुप्त जी को ही अलग भाषा में दोहरा नहीं रहे थे, बल्कि उसका विकास कर रहे थे। लगातार उन्होंने उनका विकास किया, ये याद रखने की बात है। और इस तरह का कोई भी जो काम होता है वह आप बहुत साहित्यिक होकर के नहीं कर सकते। यानी कि बहुत तत्सम भाषा में, बहुत कलावाद को बिखराते हुए आप जनता से संवाद नहीं कर सकते हैं। न कविता में कर सकते हैं, न गद्य में कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कथा लेखक भी हैं और आप ऐसी भाषा लिखते हैं जो किसी के पल्ले ही न पड़े, कोई समझ ही न पाए, तो आपका लिखना व्यर्थ चला जाएगा। हो सकता है कि कला की दृष्टि से उसका महत्व रेखांकित किया जाए, लेकिन कला तो इसमें है कि आप जनता की भाषा में लिखें, आपकी कला भी रहे और जनता को आपकी कला का पता भी चल जाए, जैसा कबीर के साथ है। आम बोलचाल की भाषा में कबीर ने जो कविताएं लिखी वो उतनी ही कलात्मक भी हैं और उतनी ही संप्रेषणीय भी। तुलसी ने लिखी, मीरा ने लिखी। भक्ति काल का जो पूरा समय है, उन कवियों ने बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में कविताएं लिखी। जो जिस क्षेत्र का था उस क्षेत्र की भाषा में कविताएं लिखी, उनकी कला बाधित नहीं हुई। इसलिए यह कहना कि जैसे ही हम भाषा के स्तर पर सरल होते हैं, कविता में गिरावट आती है, यह गलत सोचना है, गलत कहना है। दिनकर ने इसको गलत किया। आम बोलचाल की भाषा में उन्होंने रश्मिरथी का सृजन किया, कुरुक्षेत्र की कविताएं लिखी, विजय संदेश की, लगातार लिखते रहे। दिल्ली जैसी कविता लिखी, अभी हम उसका जिक्र करेंगे। दिनकर की कविताओं पर कई बार लोग जब विचार करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि बस एक राष्ट्रवादी खाना बनाते हैं और उसमें रख करके किनारे कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद के पर यह विचार जरूर करना चाहिए कि राष्ट्रवाद की प्रासंगिकता तब क्या थी, यानी कि 1947 से पहले क्या थी और आज क्या है। 1947 से पहले राष्ट्रवाद हमारी आवश्यकता थी। हम पराधीन थे और स्वाधीनता के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। उस लड़ाई में राष्ट्रवाद एक नैतिक हथियार था, हम अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रवाद अति की ओर बढ़ता है तो वह नाजीवाद और फांसीवाद की तरफ चला जाता है, जैसा कि इटली और जर्मनी में हुआ। इसलिए राष्ट्रवाद पर जब विचार करें तो बहुत संवेदनशील होकर विचार करने की जरूरत होती है। राष्ट्रवाद किस सीमा तक, कब और कैसा चाहिए, इस पर जरूर विचार करना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। दिनकर के राष्ट्रवाद पर भी विचार करते हुए हमें यह देखना चाहिए। दिनकर की कविताएं बहुत दूर तक बहुत व्यवस्थित हैं, बहुत बैलेंस कविताएं हैं, वो बहुत कम हिलती हैं। इसलिए दिनकर का जो राष्ट्रवाद है और 1947 से पहले का जो राष्ट्रवाद है वो बहुत आकर्षित करता है लोगों को, हमको, आप सबको आकर्षित करेगा यदि आप जब दिनकर की कविताओं को पढ़ेंगे। दिनकर की कविताएं आपको बेचैन करती हैं, यानी कि जब आप दिनकर को पढ़ेंगे तो आपकी भुजाएं फड़कने लगेंगी। एक कवि की ताकत होती है, उसकी भाषा की ताकत होती है, उसके कथ्य की ताकत होती है। मिर्जा गालिब ने कभी कहा था कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो लहू क्या है। तो दिनकर की कविताएं जब आप पढ़ते हैं तो गालिब का यह शेर चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। आप जो रक्त कहीं ठहर सा गया होता है शरीर में, वो टहक पड़ता है, टहक उठता है, चारों तरफ आपके शरीर में उसका संचार बढ़ जाता है और आप में तेजस्विता आने लगती है। एक कवि इससे बड़ा काम क्या कर सकता है, एक कविता इससे बड़ा काम क्या कर सकती है। दिनकर की कविता यह काम करती है। उनकी जो दिल्ली कविता है, कभी आप उसको पढ़ें और देखें तो दिल्ली का एक दुर्भाग्य है। दिल्ली कविता पढ़ने से पहले मैं कहूं कि दिल्ली का आकर्षण भी है, दिल्ली के साथ विकर्षण भी है। दिल्ली देश की राजधानी है, इसलिए बार बार आलोचनाओं का शिकार होती है, लेकिन दिल्ली के बिना
इस देश पर कैसे बात हो सकती है, क्योंकि सारे निर्णय दिल्ली में होते हैं, सारे नियम दिल्ली में बनते हैं, इसलिए दिल्ली चर्चा के केंद्र में रहती है, सम्मान भी मिलता है, आलोचना भी मिलती है। दिनकर की यह कविता दिल्ली की आलोचना है और बेहद प्रसिद्ध कविता है दिनकर की यह कि वैभव की दीवानी दिल्ली, कृषक मेघ की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग की चुभती हुई कहानी दिल्ली। अरी हया कर है जईफ यह खड़ा कुतुब मीनार, इबरत की माँ जामा भी है यहीं अरी होशियार, इन्हें देख कर भी तो दिल्ली आंखें हाय फिराले, गौरव के गुरु रो न पड़े हा घूंघट जरा गिराले। मतलब दिल्ली में जो कुछ किसानों के विरुद्ध होता है, आम जनता के विरुद्ध होता है, उसके लिए तमाम प्रतीक इस्तेमाल किए दिनकर ने इस कविता में। कई जगह बहुत आक्रोश है इस पूरी कविता में और सीधे सीधे दिखाई देता है कि उठा कसक दिल में लहराता है यमुना का पानी, पलकें जुगा रही बीते वैभव की एक निशानी। इस तरह की बहुत सारी पंक्तियां आपको इस पूरी कविता में दिखाई देंगी। जैसे ही आप मतलब इसको पढ़ते हैं आप को लगता है क्या मतलब कुछ हो रहा है। तो दिनकर की भाषा में ये ताकत है। कोई कवि अचानक यह हासिल नहीं कर लेता, उसके लिए उसको साधना करनी पड़ती है। वह सिर्फ प्रतिभा से यह कमाल नहीं होता, यानी कि प्रतिभा के साथ जब आपकी लंबी साधना होती है, जब अध्यवसाय होता है, तब आप ऐसी कविता लिख पाते हैं जिसका पाठकों पर, जनता पर सीधा असर होता है। दिनकर ने यह किया, इसलिए उनकी कविताएं कालजयी श्रेणी में शामिल हुईं। दिनकर के अपने समय में तो लोगों को उनकी कविताएं याद थी ही, आज भी दिनकर की कविताएं बहुतों को कंठस्थ हैं। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको दिनकर की पंक्तियां सुना देंगे, कई बार राजसत्ता की आलोचना करते हुए, कई बार किसानों पर हो रहे अत्याचार को रेखांकित करने के लिए, कई बार राजनीतिक बदलाव के लिए, कई बार सामाजिक बदलाव के लिए। एक कवि की कविता अगर इतनी भूमिकाओं में आती है तो और क्या चाहिए एक कवि से। एक जीवन होता है, एक जीवन में आपको निश्चित समय मिलता है जब आप लिखते हैं, और उस निश्चित समय का आपने इतना उपयोग किया हो, आपकी कविता में इतनी विविधता हो, आपके साहित्य में इतनी विविधता हो कि जीवन के अन्यान्य प्रसंगों में, समाज के अन्यान्य प्रसंगों में उसका उपयोग हो पाए, तो यह मामूली बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो दिनकर के साथ है। दिनकर के बारे में आलोचकों ने रेखांकित किया है कि उन्होंने राष्ट्र को उसकी तात्कालिक घटनाओं, यातनाओं, विषमताओं, समताओं आदि के रूप में ही नहीं, उसकी संश्लिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के रूप में पहचाना है और उसके प्राचीन मूल्यों का नए जीवन संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में आकलन कर एक ओर उन्हें जीवंतता प्रदान की है, दूसरी ओर वर्तमान की समस्याओं और आकांक्षाओं को महत्व देते हुए उन्हें अपने प्राचीन किंतु जीवंत मूल्यों से जोड़ना चाहा है। कुरुक्षेत्र के नायक जो भीष्म हैं, महाभारत, आप सब महाभारत से परिचित होंगे, भीष्म से परिचित होंगे, कुरुक्षेत्र में भी उनको नायकत्व दिया है दिनकर ने। और जो कहते हैं भीष्म, वो पंक्तियां देखिए कि कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उतर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से, स्यात सुयोधन भीत उठाता पग कुछ और संभल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में आगे चल के। तो यह भीष्म नहीं कह रहे थे, भीष्म तो बहुत पहले हो चुके थे। भीष्म को अतीत काल से वर्तमान में ले आते हैं दिनकर और भीष्म की वाणी में अपनी आवाज को घोल देते हैं, यानी कि यह दिनकर कह रहे हैं, अपने समय का सच कह रहे हैं। जिस प्रकार भीष्म ने अपने समय में सच का साथ दिया था, सत्य के साथ खड़े हुए थे, यहां भी भीष्म को नायक बना करके दिनकर सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं, राष्ट्र के पक्ष में खड़े होते हैं, दलितों और शोषितों के पक्ष में खड़े होते हैं। यह कवि के रूप में दिनकर की विशेषता है, उनकी उपलब्धि है। दिनकर की भाषा शैली, मैं लगातार जो बात कर रहा हूं उसमें कई बार ये बात आ चुकी है कि भाषा शैली के बारे में है कि दिनकर की जो कविताएं हैं वो
उद्बोधन की कविताएं हैं, सीधे आवाहन है उन कविताओं में, लोगों को आमंत्रित करते हैं। यानी कि दिनकर को पढ़ते हुए आपको लगता है कि आप कवि से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि कोई आपको कविता सुना नहीं रहा है। कविता के साथ दो चीजें होती हैं, कि एक ये होता है कि आप कविता पढ़ रहे हैं और उसको एक कलाकृति के रूप में ले रहे हैं और उसका जो भाव है उसका आस्वादन कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं। दूसरी स्थिति होती है कि एक व्यक्ति कविता सुना रहा है और आप कविता सुन रहे हैं, फिर भी वहां सुनाने और सुनने के बीच भेद है। तीसरी स्थिति वह होती है जो दिनकर के वहां है, कि जब आपको कविता सुनाई जा रही है या जब कविता आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि आप सीधे उस डायलॉग में शामिल हैं, सीधे उस संवाद में शामिल हैं, यानी कि सीधे वो कविता आप ही को संबोधित है। हो सकता है कि कविता 50 साल पहले लिखी गई हो, यह बड़ी विशेषता है कविता की, कि 50 साल बाद 100 साल बाद भी कोई आपकी रचना को पढ़े और लगे कि ये तो आपके लिए लिखी गई है, बिल्कुल आपसे बतियाती हुई रचना है, ये आपसे संवाद कर रही है। तो दिनकर की ये सारी कविताएं इसी कोटि की कविताएं हैं जहां आप उस रचना में स्वयं शामिल हो जाते हैं। दिनकर आपको अपनी रचनाशीलता में शामिल कर लेते हैं। यह मामूली बात नहीं है, याद रखिए, यह बड़ी प्रतिभा की मांग करता है कवि के स्तर पर, और दिनकर के पास यह प्रतिभा थी। अभी मैं दिल्ली कविता का आपको उदाहरण दे रहा था। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसमें वो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनतंत्र का जन्म उनकी कविता है। यह 1950 की कविता है। यह सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें नहीं। बहुत गौर कीजिए क्या कह रहे, जनता प्रश्नवाचक चिन्ह, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें नहीं। जनतंत्र में हुआ यह कि आजादी के बाद जनता को तमाम लोगों ने माटी की मूर्त ही समझ लिया कि इसको जिधर हाँक दो चली जाएगी, यानी कि यह कुछ सोचती और विचारती नहीं है। दिनकर की इस कविता में यह भाव आता है कि अब सिंहासन खाली कर दो क्योंकि यह जनता आ रही है। और देखिए कि 1950 में तो नहीं, लेकिन 1980 के बाद स्थितियां बदलीं और जिनको सत्ता वर्ग जनता समझता रहा, वे दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग सत्ता के केंद्र में आ गए। सिंहासन खाली हुआ। दिनकर इसको पहचान रहे थे। दिनकर उस सुगबुगाहट को पहचान रहे थे जो 1950 के आसपास पैदा होने लगी। बड़ा कवि वह भी होता है जो आने वाले दिनों की आहट को पहचान लेता है, आने वाले दिनों के सत्य की पहचान कर लेता है। अपने समय को तो सब पहचान लेते हैं। कालजयी रचना वह होती है जो अपने समय में तो अपनी सार्थकता सिद्ध करे ही, आने वाले समय में भी अपनी सार्थकता सिद्ध करे, वो कालजयी होती है, वो अमर रचना होती है। तो दिनकर ये पहचान रहे थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें नहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे। देखिए कितनी सीधी बात कर रहे हैं। आज हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम चीज कह रहे हैं कि अंग अंग में, इस देश के, इस राष्ट्र के, इस जनता के अंग अंग में सांप लग गए हैं जो उसका रक्त चूस रहे हैं, जहर भर रहे हैं। तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली यह जनता, जो अब तक मुंह अपना सिले हुए थी, उसने अपना मुंह खोल दिया है और वो सिंहासन की ओर दौड़ पड़ी है। सिंहासन खाली करना पड़ेगा। तो ये सीधा संवाद करने वाला पक्ष है दिनकर की कविताओं का, यानी कि कोई पर्दा नहीं है पाठक और कवि के बीच, कविता और पाठक के बीच। कविता सीधे आपके पास आती है, आपकी हो जाती है। यह बड़ी उपलब्धि है दिनकर की कविताओं की और हिंदी साहित्य की भी, जहां हमारे पास इस तरह की कविताएं भी हैं। सबके विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा 33 कोटि, तब 33 करोड़ की जनता थी, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। अब इसको आप 1 अरब कर सकते हैं, जो 33 अरब का मामला है, 33 करोड़ का मामला है, तो अब 1 अरब तक। तो ये दिनकर जनता की बात करते हैं, जनता की भाषा में बात करते हैं। तो ये कई चीजें जो दिनकर के वहां हैं, इसको याद रखना चाहिए। दिनकर ने मिथक काव्य भी लिखे, यानी कि मिथकों को आधार बना करके अपने समय का कुछ सच कहने की कोशिश की। रश्मि रथी
की रचना की उन्होंने और कर्ण को नायक बनाया। जो एक लंबा हम जानते हैं कि कालक्रम है मिथकों का, उसमें कर्ण जैसे एक पात्र को जिसकी उपेक्षा हुई थी उसे नायकत्व प्रदान किया और उसके भीतर जो मनुष्यता थी, जो गरिमा थी, उसको प्रकट किया और अपने समय के सत्य से जोड़कर यह सिद्ध किया कि कर्ण जैसे नायकों की आवश्यकता है भारत को। उसी प्रकार उर्वशी लिखा उन्होंने, जो कि प्रेम का महाकाव्य है। उर्वशी और पुरुरवा के माध्यम से कथा कही गई है और पुरुरवा के माध्यम से तो इसमें एक तरह से जय घोष भी किया है दिनकर ने कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। दिनकर उपनाम भी था उनका। सूर्य और दिनकर आप जानते हैं एक, तो एक तरह से कहीं ना कहीं दिनकर को यह भान था कि वे अपने समय में कवियों के बीच सूर्य की तरह तप रहे थे। जिस तरह सूर्य तपता है दोपहरी में, उसी तरह से तो पुरुरवा उर्वशी से कहता है कि अपने समय का सूर्य हूं मैं। तो ये कई चीजें हैं जो दिनकर की कविता को पढ़ते हुए समझते हुए याद रखना। यानी उनका मिथक सिर्फ अतीत राग नहीं है, यानी कि अगर वो उर्वशी की कथा में गए, वो कर्ण की कथा में गए, तो यह अपने अतीत के वैभव का गायन नहीं है, बल्कि अतीत का जो वैभव है उससे अपने वर्तमान की व्याख्या करने की कोशिश है, अपने वर्तमान को समझने की कोशिश है और अपने वर्तमान को यह सीख देने की कोशिश है कि देखो हमारे पास इतिहास में, हमारे पास मिथकों में ऐसे चरित्र हैं। प्रेम की जो व्यंजना है, प्रेम का जो औदात्य है, वह भी उर्वशी के माध्यम से सामने आता है। मुक्त निवेदन है प्रेम का, जिस पर उनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब जबकि यह विमर्श बहुत आगे तक निकल आया है, तब अब आलोचना के लिए कोई जगह नहीं है। एक लौकिक प्रेम को स्थापित किया दिनकर ने, और इस प्रकार स्त्री और पुरुष का जो एक संबंध है, सदियों से चला आ रहा, अनादिकाल से चला आ रहा, उस संबंध को एक सकारात्मक सोच प्रदान की उन्होंने उर्वशी के माध्यम से, उर्वशी की बहस के माध्यम से, और देवत्व पर मनुष्यत्व को भारी किया। यानी कि उर्वशी देवताओं के भारीपन की कविता नहीं है, बल्कि मनुष्यता के भारीपन की कविता है। मनुष्यता वहां भारी है, देवलोक पर, देवताओं की जिंदगी पर मनुष्य का जो पूरा संघर्ष है उसे दिनकर ने यहां पर प्रकट किया है और सामने रखा है। तो ये चीजें हैं जो दिनकर के वहां आते हैं। दिनकर की लोकप्रियता के भी कुछ ठोस कारण हैं। एक तो देश प्रेम, देश प्रेम अगर आप में है तो आपकी लोकप्रियता को कोई रोक नहीं सकता। सहज भाषा, उद्बोधन और आवाहन की जो शैली है जिसमें पाठक शामिल हो जाता है कविता में, और प्रेम का मुक्त गायन, ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिन्होंने दिनकर को अपार लोकप्रियता दी और आज तक वह लोकप्रियता कायम है। तो दिनकर को जब भी आप पढ़ें तो मुकम्मल दिनकर को पढ़ें, सिर्फ उर्वशी न पढ़ें, सिर्फ रश्मिरथी न पढ़ें, सिर्फ कुरुक्षेत्र न पढ़ें, 1947 के पहले के दिनकर को भी पढ़ें, 1947 के बाद के दिनकर को भी पढ़ें। वीरता और ओज की कविताओं के साथ उर्वशी भी पढ़ें, जहां पुरुरवा में बीच बीच में ओज दिखाई देता है, और तमाम परिप्रेक्ष्य में दिनकर का अध्ययन और मूल्यांकन करें। तब कहीं जाकर के आप एक युग पुरुष दिनकर के साथ न्याय कर पाएंगे।